आज हम अध्ययन करेंगे कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था का। गुप्तचर व्यवस्था राजा और राज्य दोनों के लिए ही बहुत ही लाभकारी होती है, क्योंकि जब कभी भी कोई उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास करता है तो उसे तुरंत ही दबाया जा सकता है। इसलिए गुप्तचर व्यवस्था प्राचीन समय से ही राजनीतिक व्यवस्था का, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है। ऋग्वेद काल में, अथर्ववेद में भी गुप्तचरों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। रामायण और महाभारत में भी हमें गुप्तचरों का वर्णन सुनने को मिलता है। प्राचीन काल में अनेक राजनीतिक समस्याओं का समाधान गुप्तचरों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के 10वें और 11वें अध्याय में गुप्तचर व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और वो बताते हैं कि गुप्तचर कितने प्रकार के होते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी गुप्तचर और भ्रमणशील गुप्तचर। तो पहले वो बताते हैं स्थायी गुप्तचर। स्थायी गुप्तचर कौन होते हैं? जो संस्थागत गुप्तचर होते हैं, जिनको कि कौटिल्य ने 5 भागों में बांटा है: कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक। कापटिक गुप्तचर क्या होते हैं? दूसरों के रहस्य को जानने वाला, बड़ा दबंग, विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाला गुप्तचर कापटिक कहलाता है। दूसरा होता है उदास्थित गुप्तचर, यानी बुद्धिमान, सदाचारी, सन्यासी के वेश में रहने वाले गुप्तचर का नाम उदास्थित होता है। तीसरे होते हैं गृहपति गुप्तचर, यानी बुद्धिमान, पवित्र हृदय, गरीब किसान के वेश में रहने वाले गुप्तचर को गृहपति कहते हैं। वैदेहक गुप्तचर, बुद्धिमान, पवित्र हृदय, गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाले गुप्तचर को वैदेहक गुप्तचर कहते हैं। और तापस गुप्तचर कौन होते हैं? जीविका के लिए सिर मुंडाए हुए, जटा धारण किए हुए और राजा का कार्य करने वाले गुप्तचरों को तापस गुप्तचर कहा जाता है। और दूसरी तरह के होते हैं गुप्तचर भ्रमणशील गुप्तचर, जिसे हम संचार गुप्तचर भी कहते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण के 11वें अध्याय में गुप्तचर का वर्णन किया है। वो है, पहला है सत्री, दूसरा है तीक्ष्ण, तीसरा है रसद और चौथा आता है परिव्राजिका। यानी गुप्तचरों के अलावा कौटिल्य ने राजा को विषकन्या रखने का भी परामर्श दिया है। विषकन्या कौन होती है? वो विषकन्या जिसको विष खिला करके बचपन से ही पाला जाता है, शत्रु के पास उसे भेजा जाता है और वह अपने रूप के द्वारा, अपनी मुस्कान के द्वारा, अपने हाव भाव से राजा को आकर्षित करके और उसको उसके साथ में इस तरह का व्यवहार करता था कि वो राजा तड़प तड़प करके मर जाता था। कौटिल्य ने गुप्तचरों के प्रमुख कार्यों का निम्न रूप से भी उल्लेख किया है। गुप्तचर के कार्य क्या हैं? मूल्यवान सूचनाओं को प्राप्त करना, अफवाहों, वास्तविकताओं को जानना, उन्हें राजा तक पहुंचाना, राज्य व्यवस्था में बाधक, अवांछनीय, षड्यंत्रकारी तत्वों का पता लगाना, सुदृढ़ता और सामाजिक मेल मिलाप को बनाए रखना, अपने देश में शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाना, उनकी योजनाओं को विफल करना, अमात्यों की शत्रुता की जांच करना, प्रजा की मनस्थिति का पता लगाना, स्वस्थ जनमत निर्माण करना और दुष्ट लोगों का पता करना और राजनीतिक हत्याएं करवाना। इसके अलावा शत्रु देश में भेद उत्पन्न कराना, गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन कराना, गुप्तचर उच्च अधिकारियों और समस्त राज्य कर्मचारियों के आचरण की शुद्धता का पता लगाकर राजा को सूचित करता रहता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण के 10वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में कर्मचारियों और प्रजा की शुद्धता जानने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। राजा धन और मान द्वारा गुप्तचरों को सदा संतुष्ट रखे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का विश्लेषण बड़े ही सूक्ष्म तौर पर किया है। स्थायी गुप्तचर और भ्रमणशील गुप्तचर की श्रेणियां अपना विशेष महत्व रखती हैं। कौटिल्य ने गुप्तचर के महत्वपूर्ण कार्यों को स्पष्ट भी किया है और उनकी पैनी दृष्टि का यह परिचायक है कि उनकी दृष्टि में राज्य की सुरक्षा के लिए एक सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था बहुत अधिक आवश्यक है।
तो इसलिए राज्य की गुप्तचर व्यवस्था कौटिल्य के विचारों पर आधारित है। हम इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जब हम देखते थे कि जहाँ पर रामायण काल में अगर हम देखें या महाभारत काल में देखें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो गुप्तचर होते थे वो वहाँ पर जाते थे और अपने विरोधी पक्ष में जाकर के वहाँ ये पता करते थे कि वास्तव में दूसरे राज्य में उन्होंने किस तरह की व्यवस्था की है, उनका जो सैन्य बल है वो कितना है, उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो कितने हैं, उनके जो सेना है वो कितनी बलशाली है, उनका जो राजा है वो कितना बलशाली है। जैसे कि राजा रामचंद्र जी के समय में भगवान रामचंद्र जी, रावण ने अपने गुप्तचरों को देख करके पता किया था। इसी तरह से विभीषण के कहने पर विभीषण ने भी अपने रावण के क्षेत्र में कैसी व्यवस्था है, किस तरह से उसको मारा जा सकता है, ये सब चीज़ें उन्होंने उसको बताई थी। तो इस तरह से जब तक गुप्तचर के बारे में, गुप्तचरों के माध्यम से पता नहीं लगेगा कि कोई भी राजा कितना मजबूत है, कितना कार्य कर सकता है, तब तक कोई भी राजा उस पर आक्रमण करके या उस पर अपने कार्य को किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। तो कौटिल्य कहता है कि राज्य में कर्मचारियों और प्रजा की शत्रुता को जानने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। यानी गुप्तचर के द्वारा राजा कितना सक्षम है इस बात को भी पता लगाया जा सकता है। कई बार राजा भी भेष बदल करके जनता के बीच में बैठ जाते हैं और वो भी पता लगाते हैं राजा के बारे में, उसका जिक्र करके पता लगाते हैं कि राजा की नीति कैसी है, या राजा को अपने कार्यों को किस तरह से प्रवर्तित करना चाहिए, या राजा कार्य कर रहा है तो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर जनता से उसे पता लगता है कि हाँ राजा उसमें ये कमी है या उसे ये सुधार करना चाहिए, तो वो फिर उन सुधारों को करता है। तो कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था का बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया है। तो किसी भी राज्य में गुप्तचर व्यवस्था का होना उस राज्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है।